अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय, दिस इज लेस्लन। कल हमने पार्ट वन चैप्टर टू अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी का डिस्कस किया था और आज हम इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने जितने भी सेक्टर्स डिस्कस किए उसमें हमने एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स की बात की और प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की बात की। तो देखते हैं आज हमें क्या डिस्कस करना है। पहले कंटेंट देखेंगे। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स। तो हमने बात की एज लेबर्स, एज काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जब बात सॉरी प्राइमरी सेक्टर के अंदर एज फार्मर या कल्टीवेटर काम करता है एज अ रिसोर्स एक इंसान। दूसरा हमने डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, वहाँ पे भी एज लेबर और स्किल्ड लेबर काम करते हैं इंसान फॉर द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड टेरिशरी सेक्टर के अंदर एक एजुकेटेड क्लास होता है, वो टेरिशरी सेक्टर के अंदर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, आईटी, उसमें बल्क ऑफ यूथ ज़्यादा काम करती है। एज ए ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की हमने टाइप्स डिस्कस की थी। अब रह गए तीन पार्ट्स, पोवर्टी, पोवर्टी लाइन, कॉज ऑफ पोवर्टी, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और एक टॉपिक इसके अंदर है वो है ग्लोबलाइजेशन। तो ये मैं कुछ लोगोज आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको पता चले इसमें प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक नेस्ल है, टाटा, पेप्सिको है, कैडबरी है, पीएनजी है, क्राफ्ट है, ऑर्बिट, हेनकेल, हिंस, ठीक, ब्रिटानिया, पेप्सी, एमटीआर, विप्रो। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली इंडिया। तो एज अ प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं। बट इनमें एक मेन पॉइंट जो जरूरी बात करना है, ये क्या है और ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनके जो ब्रांचेस हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। तो दीज आर द लोगोज ऑफ द एमएनसीज। एमएनसीज मींस मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो इनके अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कहीं और बनते हैं, जहाँ पे इनका हेड क्वार्टर होता है, हेड ऑफिस होता है, और ये फिर अपनी एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर करते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। नाउ दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन होता है the increase or the increasing interdependence of the world economies as a result of the growing scale of cross-border trade of commodities and services. That means in short हम कह सकते हैं flow of international capital and wide rapid spread of technologies, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें स्पेशली बात इकोनॉमिक्स की करते हैं, तो इसमें बात हम सिर्फ ट्रेड की करेंगे। तो ट्रेड जो है ये कंट्रीज को जोड़ता है। ठीक है, कैसे जोड़ता है, जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इन्हीं मामलात में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड रिलेशंस बढ़ाते हैं, उसकी वजह से जो है आपस में कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं और ये प्रोसेस स्प्रेड होता जाता है। एक कंट्री से बहुत सारी कंट्रीज के साथ डीलिंग होती है, तो इसको इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे सारी दुनिया की कंट्री जो है एक दूसरे के करीब आती है टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अगर आप बेटर एग्जांपल देखना चाहते हैं किसकी, ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो पहले उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको छोटी सी एग्जांपल देते हैं, लाइक टेलीविजन और इंटरनेट अवेलेबिलिटी। तो जो आप फोन्स के जरिए जो यूज करते हैं, तो टीवीज या मोबाइल्स पे इंटरनेट के जरिए आप किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में जाके वो सर्च करके उसको देख सकते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, कल्चर कैसा है। तो दैट मीन्स आप क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो वो प्रोसेस जब बनती है ग्लोबल वर्ल्ड में, तो उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब हम बात इकोनॉमिक्स की करते हैं, तो वहां पे हम टीवी या इंटरनेट की बात नहीं करते हैं, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। इसलिए इसने दूसरी एग्जांपल दी है, जब आप मैच देखते हैं, किसका, वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच या यूएसए और यूरोप, जो मोबाइल फोन्स के जरिए कनेक्टेड है या लेटर्स पुराने जमाने में सेंड करते थे, तो पुराने ज़माने में उस लेटर को पहुँचने के लिए 3 से 7 दिन तक लगता था। अब तो आज इंटरनेट के ज़रिए ईमेल भेजते हैं, विदिन सेकंड्स आप एक-दूसरे से
इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं, इवन कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट ने ग्लोबल वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज में बनाया है, ठीक। तो इसी तरह ट्रेड एंड कॉमर्स में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज हुए हैं। पुराने जमाने में जो कम्युनिकेशन सॉरी मीन्स ऑफ ट्रेड था वो उस वक्त ट्रेन्स नहीं थी, शिप्स थे उतने बड़े भी नहीं थे, एडवांस्ड भी नहीं थे, और लैंड रूट्स का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, लाइक स्लिक रूट। तो ये यहाँ पे आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है, जो मैंने अभी आपको कही कि refers to which the activities of large number of business enterprises is carried out in many different locations across the national borders। तो इसमें आप खुद असेस कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ट्रू सेंस में इन्वॉल्व किस चीज को करती है, ठीक है। ये इन्वॉल्व करती है बहुत सारी कंट्रीज को बाय सेलिंग एंड बाइंग द प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, इसको हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इसकी टर्म्स जो है वो हिस्ट्री में डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, इकोनॉमिक्स के अंदर यही डेफिनेशन है। तो इस चीज से क्या होती है, ओवर टाइम इंटीग्रेशन होती है और टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ शेयर होती है, और फ्लो ऑफ कैपिटल भी होता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स होता है, लाइक लोग जाते हैं अब्रॉड जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, इनकम सोर्सेज के लिए, या इवन सेटल भी हो जाते हैं। अब कौन-कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं या हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में मदद कर सकते हैं। एक, इंक्रीज्ड ट्रेड अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ट्रेड जितना इंक्रीज हो जाए, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस भी उतनी फास्ट हो जाएगी, ठीक। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करेंगे, वो दूसरा पॉइंट है क्या, वो है वन कंपनी हैविंग सब्सिडरी कंपनीज। तो लाइक मैंने अभी आपको लोगो दिखाया पेप्सी फॉर एग्जांपल लेंगे, अगर ये इसराइल में निकल प्रोडक्शन इसकी होती है, इसने अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपने ब्रांचेस खोले हुए हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले हुए और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तीसरा, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, वहां पे उनकी प्रोडक्शन के साथ साथ जो है उनकी प्रॉफिट जनरेशन भी होती है। ग्रोथ ऑफ जॉइंट वेंचर्स, कभी कभार कोलैबोरेशन में वेंचर टेक्नोलॉजी या कंपनीज मिल के काम करती है, सॉरी टेक्निकल कोलैबोरेशंस होते हैं जब कंपनीज मिल के काम करती है डिफरेंट कंट्रीज में, तो उससे क्या होता है, जॉइंट वेंचर जो है वो फ्लोरिश होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो ट्रेड के बैरियर्स हैं वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो प्रोसीजर्स लगते हैं वो कम होते हैं, लोअर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर अक्सर जो ना टैक्सेस लगते हैं उनको हम एक्साइज ड्यूटीज कहते हैं। तो उन मामलात में भी वो देखते हैं, वो फिर प्रोसेसेस कैसे उनको लोअर किया जाए ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और जो बैरियर्स है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर वो चीज़ें जो ख़त्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो फास्ट हो जाए। एंड वाइडर स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ने भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत करीब लाया है, यानी एक्सटेंड किया है। लाइक जो आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजीज उनके पास है, या ईस्टर्न में लाइक कोरिया, जापान, चाइना, तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, ठीक है। तो एमओयू साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज के बीच साइन होते हैं, या ट्रेड एसोसिएशंस के बीच में साइन होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो शेयर किया जाता है। तो सिंपली ये जो है ग्लोबलाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, तो ये डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड है, यानी ये इंटरनेशनल मार्केट्स को कवर करता है, बहुत सारी कंट्रीज को कवर करता है। तो अब हम इसमें सिमिलरली क्या करते हैं, देखते हैं कि जो बायर्स होते हैं, देखो अगर इंडिया ने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, फॉर एग्जांपल कॉटन इंडिया में फाइनेस्ट क्वालिटी का मिलता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन यूएसए भी प्रोड्यूस करता है। बट इंडिया जब इस कॉटन प्रोडक्ट को तैयार करता है या एज अ रॉ कॉटन प्रोड्यूस करता है, ये बहुत कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, मगर उस कंट्री के लिए इंपोर्ट होता है, क्योंकि जो कंट्री दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट लाता हो तो दैट इज इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो उसमें वो बायर्स होते हैं, चॉइस ऑफ गुड्स डिफरेंट रहती है जब डिफरेंट मार्केट्स या डिफरेंट कंट्रीज से गुड्स आते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, इट कनेक्ट्स और इट रिजल्ट्स इन द कनेक्टिंग ऑफ द मार्केट्स। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू मार्केट्स हो जाती है, ठीक।
मैंने अभी एमएनसीज की बात की थी, ठीक। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है टुडेज वर्ल्ड में स्पेशली लाइक चाइना जो है वो डोमिनेंट है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो अगर हम बात करेंगे फूड आइटम्स की, तो पिज्जा इटली से है, ठीक है। बर्गर यूएसए से है जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है। नूडल्स चाइना से है, ठीक है। तो ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आजकल कंज्यूम करते हैं और खरीदते हैं और पसंद करते हैं खाना, ठीक है। कोक है, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी पेप्सी की, ठीक। तो ये जो है ये यूएस से है, मैंने इसराइल कहा था। Hyundai फ्रॉम कोरिया है, ये कार कंपनी है। सुजुकी जापान से कार कंपनी है। तो कार प्रोडक्ट्स भी जो है एक अलग मार्केट है व्हीकल्स का, जो डोमिनेट करता है हर कंट्री के अंदर डिफरेंट कंट्रीज से। इसी तरह मारुति जो है अंडर मारुति बैनर ये सुजुकी काम करती है जो जापान से है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर्स जो ताइवान से आते हैं, ठीक, या ब्रिटिश से आते हैं, इंडियनाइज्ड वर्जन नई लैंग्वेजेस में आते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आईटीज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल्स, कैलकुलेटर्स, या उसके साथ साथ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, या उनके जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। तो वो कंट्रीज जो है उन्होंने अपने अपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ब्रांचेस खोले हुए होते हैं। हर वो ऑपरेशनल होते हैं यानी वो अपनी काम चलाते रहते हैं, लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो गुड्स भी सेल करते हैं और सर्विसेज इन्हीं कंट्री से लेते हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, ये प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट करते हैं और अर्न ग्रेटर प्रॉफिट करते हैं। तो उसके लिए दूसरी कंट्रीज में जब ये कोई यूनिट खोलते हैं उसके लिए उनको पैसा चाहिए, पैसे के साथ साथ लैंड वहां पर सॉरी वहां पे खरीदना है जहाँ पे वो एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, मशीन्स को लाना है, इक्विपमेंट्स को लाना है। तो इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। एमएनसीज जो है इंडिया में अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी बहुत एमएनसीज है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे जो मार्केट है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ एक पार्ट मैंने अभी डिस्कस किया था कंटेंट में, पीपल एज ए रिसोर्स, इंसान क्या, ये लोग जो हैं वो रिसोर्स के तौर पे हम उसको कैसे समझते हैं, यानी एक ह्यूमन बीइंग कैसे एक रिसोर्स है। तो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, बच्चे जो है फ्यूचर जनरेशन है। इंडिया में मैक्सिमम जो है दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी की कंट्री है, ऑल्दो लैंड के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। बट इसमें जो जनरेशन फ्यूचर जनरेशन है लोगों की वो देखी गई है, यंगर जनरेशन सबसे ज्यादा पॉपुलस है इंडिया में। तो उसमें उनको इम्पार्ट करते हैं स्किल्स थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि एक स्किल्ड एंड लिटरेट जो जनरेशन है इंडिया को फ्यूचर में मिले, ताकि वो कंट्री जो है एज ए रिसोर्स उनको यूज करे इन एवरी सेक्टर, स्पेशली इकोनॉमिक। तो उसकी जो बुनियाद है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्कूलिंग से, ठीक है। तो जो उसकी प्रोडक्शन होती है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्शन देखेंगे वो टीचर ही करता है। तो लाइक आई एम डीलिंग विद यू, यू आर स्टूडेंट्स, आई एम ए टीचर, जस्ट वी आर डीलिंग थ्रू मीन्स ऑफ बुक्स और वी कैन से मीन्स ऑफ एजुकेशन में हम आपके अंदर इम्पार्ट करते हैं। तो लेटर ऑन जब आप फ्यूचर में अपने गोल सेट करते हैं तो उसके हिसाब से आप अपना कोर्स लेते हैं, तो ताकि आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो वो फिर आप ऑप्ट करते हो, तब जाके आप अपनी जो है सिक्योर फ्यूचर वहां बना सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है इम्पार्टिंग एजुकेशन जो है एक मीन्स ऑफ जनरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। तो उसको हम इन शॉर्ट में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं बच्चों पे पहले, ठीक है। तो उसके बाद जब वो कॉम्पिटेंट बनते हैं, अच्छे लिटरेट लोग बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, तब हम इंसान जो है एज ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ। और
अब हम जो डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की और ह्यूमन कैपिटल की, इसमें क्या होता है ये देखा जा सकता है कि डायरेक्टली ये हायर इनकम्स जनरेट करते हैं और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी भी हाई करते हैं, क्योंकि इंडिया में स्पेशली चीप लेबर अवेलेबल होता है एज पर जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं। उसकी वजह से ये क्या करते हैं, उन पर्सन को बेटर ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट करते हैं। तो उसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है हाई प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो लोग हैं वो उसमें ज़्यादा ये करते हैं, कंट्रीब्यूट उनका होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी हेल्थियर पीपल से या हेल्दी क्लास ऑफ लेबर से, और वो जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी। जो अभी हमने कहा, जितना हेल्दी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा, उतनी प्रोडक्शन जो है वो बेटर हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उनमें फैक्टर्स जो है कौन कौन से है, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड करती है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं लिटरेसी पे, कितनी पॉपुलेशन आपकी लिटरेट है, उसके साथ साथ हेल्थ, वो कितनी हेल्दी है, और उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, उनके साथ स्किल फॉर्मेशन, उनके अंदर कैसे स्किल्स है और कितने डेवलप्ड है वो स्किल्स के अंदर। ठीक, तो उस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से एक कंट्री की ग्रोथ रेट जो है इंश्योर होती है। जितनी आपके पास क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटर है, हेल्दी है, लिटरेट है, ठीक है, उतना अल्टीमेटली आपकी जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंश्योर हो जाएगी। illiterate and unhealthy population leads to liability for it is an liability for the economy of any country because it cannot generate the competition। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे असर करते हैं, वो है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। ये जो दो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो हमने इनमें अनएम्प्लॉयमेंट कल डिस्कस पार्ट 1 में किया है। अगर आप पार्ट 1 देखोगे उसमें मैंने सारी अनएम्प्लॉयमेंट के 5 टाइप्स डिस्कस की हुई है, लाइक डिसगाइज है, फ्रिक्शनल है, साइक्लिक है, स्ट्रक्चरल है, वो सारा। अब रह गया पोवर्टी, अब ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसकी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के अंदर एक बैरियर बनता है। थ्रेट ऑफ द ये हम थ्रेट समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कौन? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी। पहले हम डिस्कस करेंगे पुअर्टी से पहले हेल्थ। एक कंट्री के अंदर जितनी हेल्दी पॉपुलेशन होगी उतनी वो ह्यूमन जो उसका रिसोर्स है वो बहुत हेल्दी होगा और उसमें पोटेंशियल एंड एबिलिटी ज़्यादा होगी। एक, फाइट इलनेस के साथ वो कर सकते हैं इजीली। दूसरा, हेल्थ स्टेटस जो है पॉपुलेशन का, उस पे प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी रहता है उस वक्त। क्यों? क्योंकि जितना हेल्थ पे प्रायोरिटी आप हेल्दी रहने के लिए देंगे, उतने आप एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और फैमिली वेलफेयर और न्यूट्रिशनल सर्विसेज को इंश्योर कर सकते हैं। बट इस इन सब चीजों में क्या रहता है, कुछ अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है जिसको केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट 5 डेकेड्स में इंडिया में जो है वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि जितनी हेल्दी आपकी पॉपुलेशन होगी उतनी आपकी हेल्दी इकोनॉमी होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, जो इकोनॉमी है उसके अंदर 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर को देखेंगे, इसमें सारा जो वर्कफोर्स है ह्यूमन रिसोर्स है। तो जब आपके पास हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स होगा तब ये तीनों सेक्टर्स भी हेल्दी होंगे। ठीक है, तो हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हेल्थ जो है उसमें जितने आपके पास हेल्दी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से आप असेसमेंट ले सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कितने साल तक जिंदा जो है जीवित रहती है। तो देखा गया है 69.89 ईयर्स, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखा गया मैक्सिमम लोगों की एज 69 के या 70 के आसपास रहती है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसमें आईएमआर का जो है 30.15 डेथ्स पर 1000 लाइन बर्थ्स के हिसाब से होती है। तो उसमें जो 2000 रिपोर्ट इसका सॉरी रिपोर्ट 2009 का एस्टिमेशन है ये। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन हुआ है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड 26.1 एंड डेथ्स रेट्स to 8.7 within the same year।
दूसरा जो सेक्टर है जिसपे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए वो है एजुकेशन। पहला हेल्थ था, दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। जितनी आपके पास हेल्दी पॉपुलेशन होगी उनके पास हेल्दी हम कह सकते हैं बेटर एजुकेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 5 से 22 तक है उसमें एजुकेशन को कंपलसरी बनाया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। वो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एजुकेशन जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग ऑफ हम कह सकते हैं लाइफ बेटर, एंड एजुकेशन इम्पार्टिंग स्किल्स जो है वो बहुत नेसेसरी होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इम्पार्ट करना, क्योंकि उससे उनकी जो लाइवलीहुड है वो भी इम्प्रूव हो जाती है और वो एक हम कह सकते हैं बेटर लिविंग उनके लिए इंश्योर हो सकती है थ्रू एजुकेशन। तो दैट मीन्स फॉर बेटर लिविंग यू नीड टू हैव अ बेटर एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ सेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉलेज इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है। तो देखेंगे जब लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज हुई है 18% 1951 से 2011 तक। तो दैट मीन्स नाउअडेज जब हम 2011 का सेंसस देखते हैं तब इंडिया की लिटरेसी रेट 74.04 थी। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 74% लिटरेट है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है मेल्स की देखी गई है। अब इसमें जो स्कीम्स लॉन्च की है गवर्नमेंट ने वो भी डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे सबसे लिटरेट स्टेट कौन है। केरला है, मोस्ट लिटरेसी रेट वहाँ देखी गई है 96%। तो बिलो जो है वो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे 30% जो है देखी गई है लिटरेसी रेट कुछ कुछ हिस्सों में, पार्ट्स में। प्राइमरी स्कूल जो है उनको विलेजेस में एक्सपेंड किया गया। पूरे इंडिया के अंदर 5 लाख विलेजेस हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं। लाइक आंगनवाड़ी जब से स्टार्ट हुआ उससे क्या हुआ, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के जरिए कि आप इनको एजुकेशन भी फ्री दो, खाना भी, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म और बुक्स भी। उसकी वजह से क्या होता है, हाई ड्रॉप आउट्स को हम उससे कम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जितना भी स्पेंड करती है एजुकेशन पे वो इसीलिए करती है ताकि एक लिटरेट ह्यूमन रिसोर्स उसको जो है प्रोवाइड रहे फॉर द बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत करती है। कितना करती है? 7.92 से 11.1% जो जीडीपी है वो एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स ओवरऑल जीडीपी में ये प्रोपोर्शन जो है इन्वेस्ट किया जाता है जीडीपी के अंदर से निकाल के एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन पे। तो कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी है जो लॉन्च की गई है? सर्व शिक्षा अभियान है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो लॉन्च किया गया। रमसा है, मिड डे मील्स है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, और सर्व साक्षरता या शिक्षा अभियान जो है मोस्ट प्रोमिनेंटली इंडिया में अभी भी चल रहा है। ये 2001 में लॉन्च किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे जो है क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और एम्फेसिस देने के लिए, ताकि लिटरेसी रेट इंक्रीज हो जाए। उसमें फोकस गर्ल्स पे रहा है, उनकी एलिमेंट्री लेवल पे रहा है, क्योंकि ड्रॉप आउट ज्यादा गर्ल्स का देखा गया है इंडिया में। उसके लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है योजना रमसा वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है वो प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया। तो उसमें जो उसके अलावा मैंने अभी बात की थी मिड डे मील्स की। ये अगस्त 1995 में पहले एक्चुअली तमिलनाडु ने स्टार्ट किया मिड डे मील्स का स्कीम, उसके बाद पूरे नेशन ने इसको अडॉप्ट किया। तो 1960s में भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके आए थे कि इससे क्या हो सकता है, जो है ड्रॉप आउट्स को कम किया जा सकता है, लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जा सकता है। अब इस मिड डे मील्स का फोकस किस पे रहता है? हेल्थ पे भी और एजुकेशन पे भी, ये दोनों चीजें कवर करती है। अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी का फूड प्रोवाइड किया जाता है, 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डेली मील्स के अंदर पूरे साल में 200 दिन में ये प्रोवाइड रहता है बच्चों को जो मिड डे मील स्कीम के अंदर आते हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो या जो सर्व शिक्षा अभियान के छोटे छोटे आंगनवाड़ी स्कूल्स हो। कल मैंने कल जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पे बात की, मीनिंग एंड टाइप्स पे। ठीक है,
तो उसमें जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट की जो टाइप्स पेश किया, उस पे मैंने 5 टाइप्स को डिस्कस किया है, लाइक सीजनल, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साथ-साथ साइक्लिक भी मैंने उसमें डिस्कस किए। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये इसमें वजह यही है, जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की है वो अनएम्प्लॉयड है बहुत डिफरेंट तरीकों से। तो उसमें उसमें एक चीज डिस्कस नहीं किया था, वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहाँ पे यूथ जो है उसके पास डिग्रीज होती है, चाहे वो मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या उनके पास पीएचडी डिग्रीज है, जो भी है, बट उनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ से पास आउट्स हर साल होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी, ठीक है, मैट्रिकुलेशंस के अंदर भी कुछ ड्रॉप आउट्स रहते हैं। उसकी वजह से एक कोएग्जिस्ट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो एजुकेटेड यूथ है ये अनएम्प्लॉयड रहती है आफ्टर एक्वायरिंग द स्किल्स एंड एजुकेशन एज वेल। तो उसके लिए ये हेल्दी नहीं है। किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया, टेक्निकल रिक्वायर्ड स्किल्स, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करे। तो जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, वो स्कीम्स एक्वायर करके भी बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड है। जिस तरह कश्मीर में JKEDI है, फाइनेंस करती है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो भी एजुकेटेड पर्सन अपना यूनिट खोलना चाहता है उसको हेल्प करती है, फाइनेंस करती है। अब हमारे इस टॉपिक में रहता है पुअर्टी। ये हमारा तीसरा लेक्चर का वीडियो बनेगा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे पुअर्टी, इसकी कॉजेज, उसके साथ साथ इसका जो एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, कितनी इंडिया में पुअर्टी है, कितना जो है उसको रिड्यूस किया गया टाइमली बेस पे, और ओवरऑल पॉपुलेशन में इसके जो है रीजंस देखे गए क्या है। तो इसमें हम दो प्रोमिनेंट टर्म्स पे बात करेंगे, एक BPL बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये दोनों डिस्कस होंगी। इसमें कश्मीर का भी रेफरेंस हम लेंगे, कश्मीर में कितनी पॉवर्टी है। मिगनरी का और एक टॉपिक होगा जो हमें अभी पेंडिंग है, वो भी डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक में। और एक टॉपिक है जिसको NFWP कहते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये भी डिस्कस करना है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा स्कीम्स के बाद, वो होगा PDS, जिसमें फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट जो टॉपिक होगा इस लेसन 2 में, वो होगा व्हाट यू हैव लर्नड। तो इसी के साथ चैप्टर 2 फिर हमें खत्म होगा। इसके लिए तीसरा वीडियो आएगा जो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।